नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव आज आपके लिए लेके आया हूँ मेवाड़ का इतिहास। आज अपन मेवाड़ के इतिहास पर चर्चा करने वाले हैं और मेवाड़ के इतिहास में अपन आज चर्चा करेंगे राणा कुंभा पर। किस पर चर्चा करेंगे? राणा कुंभा पर। ये राणा कुंभा मेवाड़ का ऐसा शासक है, राणा कुंभा मेवाड़ का ऐसा शासक है जिसके बिना कोई एग्जाम नहीं होता है। हर एग्जाम में इससे क्या आता है? क्वेश्चन आता है। इसीलिए अपन वेरी इंपॉर्टेंट शासक है। इसीलिए अपन आज किस पर चर्चा करने वाले हैं? राणा कुंभा पर। तो अपन आइए राणा कुंभा पर अपन क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। शासक कौन है? राणा कुंभा। शासक है राणा कुंभा। और ये राणा कुंभा कब से कब तक शासक रहा? राणा कुंभा शासक बना था 1433 से लेकर 68 तक। ये मेवाड़ का क्या रहा? शासक रहा। और जैसे ही राणा कुंभा शासक बना और राणा कुंभा के सामने समस्याएं आई थी दो। कितनी समस्याएं आई थी? दो। पहली समस्या क्या थी? पहली समस्या थी पिता की हत्या का बदला लेना। क्या लेना? बदला लेना। राणा कुंभा के पिता थे राणा मोकल। और राणा मोकल की हत्या किसने कर दी थी? राणा मोकल की हत्या कर दी थी चाचा मेरा और महपा पंवार ने। ठीक है। इसीलिए चाचा मेरा और महपा पंवार से जो है अपने पिता की हत्या का क्या लेना था? इसे बदला लेना था। और दूसरी समस्या थी इसके सामने मारवाड़ के रणमल राठौड़ के मेवाड़ पर बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त करना। मेवाड़ पर बढ़ते हुए प्रभाव को क्या करना? समाप्त करना। तो दो समस्याएं थी। सबसे पहली समस्या थी इसके सामने पिता की हत्या का बदला लेना और दूसरी समस्या थी रणमल राठौड़ के बढ़ते हुए प्रभाव को क्या करना? समाप्त करना। तो राणा कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए क्या किया? तो आइए अपन आगे चर्चा करते हैं। तो राणा कुंभा ने क्या किया? राणा कुंभा ने चाचा मेरा और महपा पंवार पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो तीनों जो है यहां से भागकर कहां चले गए? यहां से भागकर चले गए मालवा। और मालवा का शासक था उस समय मोहम्मद खिलजी प्रथम। ये इस समय मालवा का क्या था? शासक था। तो मोहम्मद खिलजी की शरण में चले गए कौन? चाचा मेरा और महपा पंवार। तो कुंभा ने क्या किया? कुंभा ने सूचना दी। किसे सूचना दी? मोहम्मद खिलजी को। क्या दी? सूचना दी। इसे सूचना दी कि भाई मोहम्मद खिलजी चाचा और मेरा और महपा पंवार को मेरे हवाले कर दे। तो मोहम्मद खिलजी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए कुंभा ने 1437 में क्या कर दिया? आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? मोहम्मद खिलजी पर। और मोहम्मद खिलजी को क्या कर दिया? इसने पराजित किया। क्या किया? पराजित किया। और चाचा मेरा और महपा पंवार को मौत के घाट उतार दिया। किसके घाट उतार दिया? मौत के घाट उतार दिया। तो इस प्रकार से राणा कुंभा ने अपनी पहली समस्या क्या कर ली थी? समाप्त कर ली थी। प्रश्न आता है कि महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध विजय की स्मृति में, सारंगपुर इस युद्ध का नाम क्या था? यह जो युद्ध हुआ था कुंभा और मोहम्मद खिलजी के बीच में, इस युद्ध का नाम था सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। और ये जो सारंगपुर का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था? 1437 में। किसके मध्य? तो मोहम्मद खिलजी प्रथम
और कुंभा के मध्य। मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा और मालवा के शासक कौन है? मोहम्मद खिलजी। और इस युद्ध में मोहम्मद खिलजी पराजित हुआ और कुंभा क्या हो गया? विजय हो गया। इसने चाचा मेरा और मेहपा पंवार की हत्या कर दी और अपने पिता की हत्या का क्या ले लिया? बदला ले लिया। और सारंगपुर युद्ध विजय की स्मृति में अपने आराध्य देवते कुंभा के भगवान विष्णु और भगवान विष्णु की स्मृति में इसने क्या किया? सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में अपने भगवान आराध्य देव विष्णु की स्मृति में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो आगे चलते हैं अपन कुंभा के बारे में आगे देखते हैं अपन। तो कुंभा ने सारंगपुर युद्ध विजय की स्मृति में किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का। तो आइए मेरे साथ में, सारंगपुर युद्ध, सारंगपुर युद्ध विजय की स्मृति में विजय स्तंभ, और इस विजय स्तंभ को ही क्या कहते हैं? कीर्ति स्तंभ कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? भगवान विष्णु को समर्पित है, इसीलिए इसे कहते हैं विष्णु ध्वज। इसे क्या कहते हैं? विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु स्तंभ कहते हैं। इसे मूर्तियों का, इसमें बहुत सारी मूर्तियां हैं, इसीलिए इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अजायब घर। मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। ठीक है। इसे विक्ट्री टावर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहते हैं। विश्वकोश भी कहते हैं। तो ये सब किसके नाम हैं? तो विजय स्तंभ के नाम है। विजय स्तंभ को ध्यान रखे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। लेकिन अपन आगे और पढ़ेंगे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, इसी दुर्ग में 1 किलोमीटर की दूरी पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी है, जिस पर भी अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये जो विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ कुल कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है? कितनी मीटर इसकी ऊंचाई है? तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 122 फीट। कितनी फीट है? 122 फीट। जबकि ये जो इसके अंदर कितना मंजिला है? ये तो 9 मंजिला है। कितना मंजिला है? 9 मंजिला। और ये 157 इसके अंदर क्या है? सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? 157 इसके अंदर सीढ़ियां हैं। इसकी 8वीं भाषा में 9वीं मंजिल पर, सॉरी समाप्रार्थी, तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। और ये जो विजय स्तंभ है, इस पर 1949 में डाक टिकट जारी हो चुका है। क्या जारी हो चुका है? डाक टिकट जारी हो चुका है। इसके अलावा और अपन बात करें तो ये जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ, इधर लिख देता हूं मैं, इस विजय स्तंभ पर एक तो राजस्थान पुलिस, एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एक अभिनव भारत संस्था। और ये अभिनव भारत संस्था जो है, ये वीर सावरकर के द्वारा बनाया गया संगठन है। तो इन तीनों का जो है ये क्या है? प्रतीक चिन्ह है। क्या है? प्रतीक चिन्ह। इन तीनों का क्या माना जाता है? इसे प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और कर्नल, अपने राजस्थान के इतिहास के जनक कौन हुए हैं? कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी क्या बताया? इसे बेहतरीन बताया है। क्या बताया है? बेहतरीन बताया है। ठीक है। और इसी विजय स्तंभ से 1 किलोमीटर दूरी पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सी प्रशस्ति है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। तो उस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं, एक नोट लगाकर। एक नोट लगाइए आप, और इसकी भी अपन क्या कर लेते हैं? चर्चा।
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ कहते हैं, लेकिन अपन बात किसकी कर रहे हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात कर रहे हैं। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी कहां पर है, आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, ये इसका निर्माण किसने करवाया था, तो एक जैन व्यापारी थे जिनका नाम था जीजा। जैन व्यापारी जीजा ने जो है इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ये 7 मंजिला भवन है। कितना मंजिला भवन है, 7 मंजिला भवन है। और इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पर, इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पर जो है अत्रि भट्ट, किसने लिखा था इसे, लिखा किसने लिखा था, अत्रि भट्ट। और अत्रि भट्ट का अभी कवि नाम भी मिलता है, अभी कवि। तो अत्रि भट्ट या अभी कवि ने इसे क्या किया था, लिखा था। लेकिन इसको लिखते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किसने किया था, तो इसे पूरा किया था आपके इसी का पुत्र था जिसका नाम था महेश भट्ट, महेश भट्ट। तो महेश भट्ट ने इसे क्या किया था, पूरा किया था। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग है और विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ अलग है, यह आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं अपन। अब देखो, राणा कुंभा की पहली समस्या तो खत्म हो गई। अब राणा कुंभा के सामने दूसरी समस्या क्या आई, उससे पहले, दूसरी समस्या से पहले एक चीज और समझ लो। एक 1400 राणा कुंभा के विरुद्ध, राणा कुंभा के विरुद्ध एक संधि हुई थी 1456 में। 1456 में एक संधि हुई थी, चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि। और ये चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई थी, ये संधि हुई थी एक तो गुजरात, और गुजरात के शासक थे कुतुबुद्दीन शाह, और मालवा के शासक थे मोहम्मद खिलजी प्रथम। तो मोहम्मद खिलजी प्रथम ने, मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी प्रथम ने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के साथ चंपानेर की संधि की थी। और इस चंपानेर की संधि के तहत इन्होंने किसके खिलाफ की थी, तो ये चंपानेर की संधि कुंभा के विरुद्ध हुई थी। किसके विरुद्ध हुई थी, कुंभा के विरुद्ध। लेकिन इस चंपानेर की संधि को महाराणा कुंभा ने क्या कर दिया था, विफल कर दिया था। महाराणा कुंभा ने मालवा के मोहम्मद खिलजी को दोबारा क्या किया था, पराजित किया था। और कुतुबुद्दीन शाह इस संधि से क्या हो गया था, तटस्थ हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब इसके बाद में कुंभा के सामने दूसरी समस्या क्या थी, दूसरी समस्या थी रणमल राठौड़ के मेवाड़ पर बढ़ते हुए प्रभाव को क्या करना, समाप्त करना। तो देखो अपन दूसरी समस्या पर बात करते हैं। तो कौन है, रणमल राठौड़, रणमल राठौड़, रणमल राठौड़। और रणमल राठौड़ जो है एक दासी थी जिसका नाम था भारमली, जिसका नाम क्या था, भारमली, दासी भारमली। और इसी रणमल राठौड़ का भाणजा था जिसका नाम था कुंभा, महाराणा कुंभा, जो कि मेवाड़ का क्या था, शासक था। तो इधर रणमल राठौड़ मामा और इधर भाणजा कौन है, कुंभा। तो दोनों जो है, इधर ये जो रणमल राठौड़ है, ये रणमल राठौड़ मन ही मन किसे चाहता था, भारमली को चाहता था। मन ही मन किसे चाहता था, भारमली को चाहता था। जबकि भारमली मन ही मन किसे चाहती थी, कुंभा को चाहती थी। किसको चाहती थी, कुंभा को चाहती थी। तो अब क्या हुआ कि इस रणमल राठौड़ ने भारमली से बार बार कहा करे कुंभा को क्या दे दे, तू जहर दे दे, कुंभा को क्या दे दे, जहर दे दे। पर भारमली मन ही मन में कुंभा को चाहती थी, इसीलिए इसने कुंभा को जहर नहीं दिया। लेकिन कुंभा ने केवल एक बार कहा, क्या कहा, कुंभा ने एक बार कहा, क्या कहा, कर भारमली रणमल राठौड़ को क्या दे दे रे, जहर दे दे। क्या दे दे, जहर दे दे, जहर दे दे। तो जहर दे दे, तो भारमली ने किसे जहर दे दिया, रणमल राठौड़ को। और रणमल राठौड़ को जहर दे दिया तो रणमल राठौड़ का क्या हो गया, देहांत हो गया। क्या हो गया, देहांत हो गया।
अब रणमल राठौड़ का देहांत हो गया तो क्या कुंभा की समस्या खत्म हो गई? क्या नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि रणमल राठौड़ का पुत्र था जिसका नाम था राव जोधा। पुत्र का नाम क्या था? राव जोधा। और इस समस्या को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए कुंभा ने क्या किया? कुंभा ने राव जोधा पर, किस पर? राव जोधा को मेवाड़ से भगा दिया। मेवाड़ से क्या कर दिया? मेवाड़ से भगाया। मेवाड़ से भगाया। अब मेवाड़ से भगाया तो ये कहां पहुंचा? ये पहुंचा आपके मंडोर। कहां पर पहुंचा? मंडोर। और मंडोर कहां पर पड़ता है? जोधपुर। मंडोर कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। अब मंडोर पहुंचा तो मंडोर से भी कुंभा ने क्या कर दिया? इसे खदेड़ दिया। मंडोर से भी क्या कर दिया? इसे खदेड़ दिया। अब मंडोर से खदेड़ दिया तो इस बात का पता किसे लगा? हंसाबाई को। किसे लगा? हंसाबाई को। और हंसाबाई ने राव जोधा और कुंभा इन दोनों को बुलाया और दोनों के मध्य इनको कहा कि भाई लड़ो मत। और दोनों के मध्य क्या किया? 1453 में एक संधि करवाई। कौन सी संधि करवाई? आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि। ये आवल बावल की संधि क्या थी? तो ये प्रश्न भी आपके सीईटी एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न को कैसे पूछा जाता है कि प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि 1453 की जो आवल बावल की संधि है वो किसके मध्य हुई थी? तो शासकों का नाम आए तो कुंभा और राव जोधा, जबकि शत्रुओं का नाम आए तो मेवाड़ और मारवाड़। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन बना हुआ है। तो आवल बावल की संधि के तहत जो है मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का क्या हुआ? निर्धारण हुआ। और इसी संधि के तहत जो है राव कुंभा की समस्याएं, दोनों समस्याएं क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो अपन आगे चलते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं अपन। देखो राणा कुंभा जो है, राणा कुंभा और ये जो राणा कुंभा है, इस राणा कुंभा की बहुत सारी उपाधियां हैं। क्या क्या उपाधियां हैं उन पर भी अपन क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। राणा कुंभा की उपाधियां, एक तो इसकी उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये संगीत ग्रंथों का क्या था? संगीत ग्रंथों का रचयिता था। संगीत ग्रंथों का क्या था? ये रचयिता था। जबकि दूसरी उपाधि है इसकी हिंदू सुल्तान। क्या है? हिंदू सुल्तान। और हिंदू सुल्तान इसे किसने दी थी उपाधि? तो मुस्लिम शासकों ने जो है इसे हिंदू सुल्तान की क्या दी थी? उपाधि दी थी। हिंदू पत या हिंदू पति किसे कहते हैं? तो राणा सांगा की उपाधि जो है वो हिंदू पत थी। उसे सैनिकों का भग्नावशेष भी कहते थे, खंडित सैनिक भी कहते थे, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। तो अपन कुंभा की बात कर रहे हैं तो कुंभा तो है हिंदू सुल्तान और राणा सांगा है हिंदू पति या हिंदू पत। ठीक है। आगे अपन बात करें हैं तो इसकी एक उपाधि थी अश्वपति। अश्वपति का मतलब क्या होता है? ये कुशल घुड़सवार था, इसीलिए इसे अश्वपति की क्या दी जाती है? उपाधि दी जाती है। घुड़सवार, कुशल घुड़सवार था। एक उपाधि मिलती है इसकी राणे राय। राणे राय का मतलब क्या है? तो राजाओं में क्या था? ये श्रेष्ठ था। राजाओं में श्रेष्ठ होने के कारण जो है इसे किसकी उपाधि दी जाती है? राणे राय की उपाधि जाती है। एक दी जाती है इसे नरपति। नरपति क्यों कहते हैं? तो मानवों में क्या था? ये श्रेष्ठ था। मानवों में इसे क्या माना जाता है? श्रेष्ठ माना जाता है। एक उपाधि थी इसकी हाल गुरु। हाल गुरु या इसे ही कहते हैं सेल गुरु। क्यों कहते हैं? क्योंकि कुंभा पहाड़ी दुर्गों का क्या था? विजेता था। पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण इसे ये उपाधि दी जाती है। जबकि एक उपाधि थी इसकी छाप गुरु। क्या कहते हैं? छाप गुरु। और छापामार युद्ध पद्धति में ये क्या था? सिद्धहस्त था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? छाप गुरु के नाम से भी जाना जाता है। छापामार युद्ध पद्धति जो है उसका जनक था, मेवाड़ का शासक था हमीर सिसोदिया। मेवाड़ में, राजस्थान में इस पद्धति का जनक हुआ छापामार युद्ध पद्धति का, जिसका नाम था हमीर सिसोदिया, जिसने 1326 में जो है छापामार युद्ध पद्धति का क्या किया था? प्रयोग किया था। और जय सिंह जैसा को पराजित करके और हमीर सिसोदिया ने मेवाड़ पर सिसोदिया वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। उसे छापामार युद्ध पद्धति का जनक कहा जाता है। जबकि भारत में इस पद्धति का जो जनक है और सर्वप्रथम इसका प्रयोग करने वाले जो थे वो कौन थे? तो मराठा छत्रपति शिवाजी। उन्होंने
जो है छापामार युद्ध पद्धति या गुरिल्ला युद्ध पद्धति का क्या किया था, प्रयोग किया था। तो आगे चलते हैं, ये सब किसकी उपाधियां हैं, राणा कुंभा की। आगे चलते हैं अपन, आगे बात करते हैं। ये जो राणा कुंभा था राणा कुंभा, इसी राणा कुंभा संगीत ग्रंथों का क्या था, रचयिता था। इसके जो संगीत गुरु थे, कुंभा के संगीत गुरु थे, उनका नाम था सारंग व्यास। क्या नाम था, सारंग व्यास। जबकि कुंभा के जो गुरु थे उनका नाम था हीरानंद जैनाचार्य। क्या नाम था, हीरानंद जैनाचार्य। इसी कुंभा ने संगीत, ये स्वयं जो है, कुंभा स्वयं जो है एक कुशल वीणा वादक था। कुशल क्या था, वीणा वादक था, वीणा वादक, यानी वीणा बजाने में क्या था, ये सिद्धहस्त था। और इसी कुंभा ने संगीत ग्रंथों की क्या की थी, रचना की थी। कौन कौन से संगीत ग्रंथों की रचना की थी इसने, तो एक तो इसने की थी सूड प्रबंध की, एक की थी इसने रसिक प्रिया, एक इसने की थी रतिसार, और रतिसार जो है 7 भागों में विभक्त था। एक की थी इसने सुधा प्रबंध की, और एक इसने की थी संगीत मीमांसा की, और एक की थी इसने संगीत राज की। और ये जो संगीत राज है ये 5 भागों में विभक्त था। कितने भागों में विभक्त था, 5 भागों में विभक्त था। इसके 5 भाग जो है, पाठ रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, रत रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश और गीत रत्नकोश, ये 5 इसके क्या थे, भाग थे। तो ये इसके क्या थे, ग्रंथ थे। इसी कुंभा की जो पुत्री थी उनका नाम था रमाबाई, और रमाबाई भी जो है एक महान संगीतज्ञ हुई थी। इसीलिए इनको उपाधि दी गई थी किसकी, वागीश्वरी देवी की। किसकी उपाधि दी गई थी, वागीश्वरी देवी की। वागीश्वरी का मतलब होता है, वागीश्वरी का मतलब होता है सरस्वती माता का क्या है, ये पर्यायवाची। तो वागीश्वरी देवी की जो उपाधि किसे दी गई थी, कुंभा की पुत्री रमाबाई को दी गई थी। इसी राणा कुंभा ने एक ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया था जिसका नाम था एकलिंग महात्म्य। कौन सा ग्रंथ था, एकलिंग महात्म्य। और इस एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की जो तुलना है वो पुराणों से की जाती है। किससे की जाती है, पुराणों से की जाती है। लेकिन ये एकलिंग महात्म्य को पूरा किया था कान्हा व्यास ने। कान्हा व्यास ने। किसने पूरा किया था, कान्हा व्यास ने। और ये जो कान्हा व्यास थे, इन्होंने, ये कौन थे, तो ये कुंभा के वेतनिक कवि थे, यानी पैसे लेकर क्या करते थे, काम करते थे। तो इन्होंने इस एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना जो है पूरी की थी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट बात पर चर्चा करते हैं अपन। देखो राणा कुंभा एक अपने भिलवाड़ा के दोंदलिया गांव के निवासी थे जिनका नाम था वीर श्यामल दास। एक ग्रंथ है वीर श्यामल, ग्रंथ है जिसका नाम है वीर विनोद। ग्रंथ का नाम क्या है, वीर विनोद। और ये जो वीर विनोद ग्रंथ है इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हुए हैं श्यामल दास। और ये श्यामल दास कहाँ के निवासी थे, तो दोंदलिया गांव भिलवाड़ा के। कहाँ के, दोंदलिया गांव भिलवाड़ा के। और इस ग्रंथ में श्यामल दास ने, वीर कवि श्यामल दास ने लिखा है, क्या लिखा है कि मेवाड़ में कितने दुर्ग है रे, मेवाड़ में दुर्ग है 84। कितने दुर्ग है, 84। इन 84 दुर्ग में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, 32 दुर्गों का जो निर्माण कुंभा ने करवाया। किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया। इसीलिए महाराणा कुंभा का जो काल है,
महाराणा कुंभा का जो काल है 1433 से लेकर 68 का काल, ये काल मेवाड़ यानी स्थापत्य कला का, किसका? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है, क्लासिक युग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लासिक युग या स्वर्ण काल कहलाता है। किसका काल? तो राणा कुंभा का काल। यानी राणा कुंभा जो थे वो स्थापत्य कला के क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, बड़ा प्रसिद्ध है। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, इसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग। और प्रश्न पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो कहां पर है? तो राजसमंद के अंदर है। कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग की जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसके अंदर एक और दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़। कौन सा दुर्ग है? कटारगढ़। और ये जो कटारगढ़ है ये कुंभा का क्या था रे? निवास स्थान था। कुंभा का निवास स्थान था। क्या था ये? निवास स्थान था। और ये जो कटार दुर्ग है इसे मेवाड़ की क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? आंख कहते हैं। और ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसकी कुंभलगढ़ दुर्ग की कुल जो दीवार है वो 36 किलोमीटर दीवार थी। इसीलिए इस दुर्ग की जो दीवार की जो तुलना है वो किससे की जाती है? चीन की दीवार से की जाती है। तो प्रश्न आता है कि राजस्थान के किस दुर्ग की दीवार की तुलना जो है वो चीन की दीवार से की जाती है? तो किसकी की जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग की। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? राजसमंद में। और इस दुर्ग के जो वास्तुकार थे वो कौन थे? तो इसके वास्तुकार थे मंडन। कौन थे? मंडन। क्या नाम था? मंडन। इसके वास्तुकार थे मंडन। हालांकि कुंभा के राज दरबार में बहुत सारे वास्तुकार हुए हैं जिनमें मंडन थे, जेता थे, कुंपा थे, नापा थे, देपाग थे, बहुत सारे वास्तुकार थे जिनमें प्रसिद्ध कौन हुए थे? मंडन। और इस मंडन ने कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं, ठीक है, कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं। जैसे कोदंड मंडल लिखा है इसने जो कि धनुष विद्या से संबंधित है। एक लिखा रूपावतार मंडल जो मूर्ति प्रकरण से संबंधित है। तो इस प्रकार से एक वास्तुशास्त्र लिखा जिसमें राज वास्तुशास्त्र लिखा जिसमें वास्तुशास्त्र का ज्ञान है। तो बहुत सारे ग्रंथ किसने लिखे थे? मंडन ने लिखे थे। तो आगे अपन चर्चा करते हैं और कौन से दुर्ग बनाए इन्होंने। तो अपन बात करें तो कुंभा ने एक मंदिर बनवाया था चित्तौड़गढ़ के अंदर, कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर एक मंदिर कहां पर बनवाया था? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर बनवाया? चित्तौड़ के अंदर। एक इसने बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है कुशाला माता का मंदिर। कुशाला माता का मंदिर बनाया इन्होंने बदनौर के अंदर। बदनौर कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। तो बदनौर में इन्हें कुशाला माता का मंदिर बनवाया। इसके अलावा अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, इन सबका जो है निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। आगे चलते हैं अपन। तो इन दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। अब देखो शासक कौन है? कुंभा। और ये जो कुंभा है, ये कुंभा शासक कब से कब तक रहे थे? कुंभा शासक रहे थे 1433 से लेकर 68 तक। कब तक? 1433 से लेकर 68 तक। और कुंभा के जो पुत्र हुए थे उनका नाम था उद्दा, राणा उद्दा। और इस राणा उद्दा ने क्या किया? राणा उद्दा ने अपने ही पिता कुंभा की क्या कर दी रे? हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। और हत्या कहां पर, किस दुर्ग में की थी? कुंभलगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में की थी? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में इनकी हत्या कर दी और स्वयं क्या बने? स्वयं शासक बने। स्वयं शासक बने। स्वयं शासक बने। ये उद्दा जो है 1468 से लेकर 73 तक क्या रहे थे? मेवाड़ के शासक रहे थे। लेकिन 73 तक आते आते मेवाड़ के सरदारों को पता चल गया। किस बात का पता चल गया? कि उद्दा ने ही राणा कुंभा की क्या की है? हत्या की है। इसीलिए इतिहास में
उद्दा जो है वो पितृहंता के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी मेवाड़ के इतिहास में पितृहंता किसे कहा जाता है, तो उद्दा को, क्योंकि इस उद्दा ने अपने ही पिता की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, ठीक है ना, और स्वयं क्या बन गया था, शासक बन गया था। इसीलिए मेवाड़ के सरदारों को पता चला, तो मेवाड़ के सरदारों ने उद्दा को मेवाड़ की राजगद्दी से क्या कर दिया, मेवाड़ की राजगद्दी से हटा दिया। राजगद्दी से क्या कर दिया, हटा दिया, मेवाड़ की राजगद्दी से हटा दिया। और इसके छोटे भाई, यानी इसका छोटा भाई था, यानी कुंभा का छोटा पुत्र था जिसका नाम था, छोटा भाई था उद्दा का जिसका नाम था राइमल। क्या नाम था, राइमल। और इस राइमल को क्या बनाया, शासक बनाया। और राइमल 1473 से लेकर 1509 तक मेवाड़ का क्या रहा था, शासक रहा था। और इस राइमल के पुत्र हुए थे बेटा 3। कितने पुत्र हुए थे, 3। हालांकि कहीं कहीं पर 4 भी मिलते हैं, पर आपको कितने याद रखने हैं, 3 याद रखने हैं। ये 3 पुत्र जो है, पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है, एक जयमल या जगमल, और तीसरा पुत्र था जिसका नाम था संग्राम सिंह प्रथम। और ये इतिहास में राणा सांगा के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इस राणा सांगा पर चर्चा करने वाले अपन अगले वीडियो में। तो आप समाधान क्लास से जुड़े रहिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। जय हिंद।